इस साल के आम बजट में डेट म्यूचुअल फंड्स पर लंबी अवधि के निवेश यानी 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर मिलने वाले इंडेक्सेशन के फायदे को खत्म कर दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल के बाद डेट फंड्स में किए जाने वाले निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे उसे लंबी अवधि तक होल्ड करने के बाद ही क्यों ना बेचा जाए। इसीलिए अब फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे फंड्स में निवेश करने पर शायद ज्यादा जोर देंगे जिनमें डेट कंपोनेंट तो हो, पर टैक्स के लिहाज से जिनको इक्विटी की तरह ही देखा जाए। हाइब्रिड फंड्स एक ऐसा ही विकल्प है, लेकिन जब किसी एक कैटेगरी के फंड को चुनने का समय आता है तो कई सारे विकल्प सामने आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है और उनमें भी अगर दो सबसे मजबूत या एक जैसे फंड्स में से किसी एक का चुनाव करना हो तो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसी मुश्किल को आसान करने में और बेहतर फंड का चुनाव करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकेंड स्पेशल शो म्यूचुअल फंड मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारा फोकस ऐसे फंड्स पर है जिनका इक्विटी और डेट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर रहता है। इसलिए 2 हाइब्रिड फंड्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपके सामने रखेंगे मनी 9 की ओर से तैयार किए गए 9 पैमाने। इन 9 पैमानों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की, और इन दोनों फंड्स के बीच ही होगा आज का मुकाबला। तो जल्दी से आपको फंड्स के नाम तो पता चली गए हैं, अब आपको लेके चलते हैं कि कौन से वो 9 पैरामीटर्स हैं, कौन से वो मनी 9 के 9 पैमाने हैं जो कि हमने तैयार किए हैं, जिस पैमानों के ऊपर आज हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला है निवेश का उद्देश्य, यानी कि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ये भी जानना है कि आपने किस उद्देश्य के साथ किसी फंड को चुनना है। क्या इस फंड का उद्देश्य और आपका जो उद्देश्य है, क्या वो दोनों मेल खाते नहीं खाते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको किसी भी फंड के चुनाव के समय करनी होती है। दूसरा, आपको एनएवी देखना होता है, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, यानी कि जब आप कोई भी फंड खरीदेंगे तो आपको खर्चा कितना आएगा, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, क्योंकि उसी के नेट यानी कि उसी खर्चे लगने के बाद ही आपकी जो एनएवी है वो डिसाइड होती है। न्यूनतम एसआईपी आप कितना कर सकते हैं, क्या आप जितना एसआईपी कर सकते हैं उतना आपको अलाउ कर रहा है वो फंड या वो भी स्कीम जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं। लमसम अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कितना पैसा आपको लगाया जा सकता है, और एग्जिट लोड कितना, यानी कि वहां से अगर आप निकलना चाहते हैं चाहे 1 साल से पहले या लंबी अवधि के बाद भी, तो एग्जिट लोड कितना लगेगा। नेट एसेट्स कितने, यानी कि जिस फंड में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं उसका आकार कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। फंड मैनेजर कौन है, उसका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरह के स्टॉक्स में या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाता है, क्या ये वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसा आपने सोच रखा है, जो आपके दिमाग में है, जो आपकी मंशा है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा निवेश होना चाहिए, क्या उससे मेल खाता है, यह आपको टॉप होल्डिंग से समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो फंड है जिसमें आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप चयन करना चाहते हैं, उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है यह भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ उन फंड्स ने परफॉर्म कैसा किया है, कितने लंबे समय से वो फंड्स चल रहे हैं, अभी तक कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे फिर अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है। जोखिम के बारे में समझेंगे, और ये जो मैं अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूं ये हम एक्सपर्ट से राय लेंगे कि पिछला परफॉर्मेंस देख के ये जो सारे पैरामीटर्स हैं उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचेंगे कि आखिरकार जिस दोनों फंड्स में से एक फंड को हम चुनना चाहते हैं, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या ये फंड उन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता नहीं उतरता है। उसके लिए हम एक्सपर्ट से राय लेंगे, और आपको बता दें कि आज की जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रबलीन वाजपेयी जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रबलीन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो प्रबलीन मैम, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ पैमाने हैं जो कि मैं आपके और हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा और इस पूरा जो हम मुकाबला कर रहे हैं उसके नतीजे पर हम पहुंचेंगे। सबसे पहले जो निवेश का उद्देश्य यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला नंबर इसको क्यों दिया गया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, जब निवेश करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है जिसके साथ आप उतरते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उससे मेल खाना चाहिए। तभी आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपके जो रिटर्न्स आपने सोचे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो हासिल तभी हो सकता है अगर जिस तरह का निवेश आप कर रहे हैं वो आपके फंड हाउस से भी कहीं ना कहीं मेल खाना चाहिए। तो ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, जो कि एक हाइब्रिड फंड है, उसका अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज यानी इक्विटी और इक्विटी से लिंक्ड सिक्योरिटीज के साथ ही फिक्स्ड इनकम यानी इक्विटी के साथ साथ जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं उनमें ये निवेश करेंगे, और उससे जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें ये
लंबी अवधि के निवेश के जरिए एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि पूंजी को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ रिटर्न कमाएंगे, आय भी कमाएंगे। या अगर किसी शेयर में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से डिविडेंड भी आता है, तो एक डिविडेंड इनकम भी होती है। तो एक पैसा ये सिक्योरिटीज यानी कि इक्विटी में पैसा लगाएंगे और दूसरा ये डेट से जुड़ी हुई जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं वहाँ पे पैसा लगाएंगे लंबी अवधि के लिए। और खासतौर पर अगर आप डेट में देखें तो छोटी अवधि में पैसा लगाया जाता है, तो उस लिहाज से छोटी अवधि में और लंबी अवधि दोनों तरह के ये इंस्ट्रूमेंट चुनेंगे, जिससे ये कैपिटल एप्रिसिएशन पे भी जाएंगे और साथ ही साथ जो इनकम है वो भी जनरेट करेंगे। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अब जरा एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की ओर चलते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह का है। देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि प्रीडोमिनेंटली ये इक्विटी और इससे जुड़ी सिक्योरिटीज वाले पोर्टफोलियो के जरिए पूंजी बढ़ाने और रिटर्न कमाने के ऊपर फोकस करेंगे। ये स्कीम डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी वही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं। तो हुबहू आप देखें तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है आपको यही नजर आएगा कि ये इक्विटी के साथ साथ डेट में भी निवेश करेंगे। तो दोनों तरह से इक्विटी और डेट में पैसा लगाकर एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा कमाई, जिससे रिटर्न बन सके, ये दोनों का उद्देश्य आपको इस तरह से नजर आएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों फंड्स एक जैसे ही हैं, जो कि इक्विटी और साथ ही साथ डेट में भी पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने वाली होती है कि एक्सपोजर कितना है, इक्विटी में कितना पैसा जाएगा और डेट में कितना पैसा जाएगा, उससे आपका जो जोखिम है वो कहीं ना कहीं तय होता है। उसके ऊपर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स का जो एनएवी है वो किस तरह का है। दूसरे पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और इसमें साथ साथ आपको एक्सपेंस रेशो भी बताएंगे। एक्सपेंस रेशो इसलिए है क्योंकि कई सारे खर्चे होते हैं किसी भी फंड हाउस के, जिसमें तरह तरह के, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट फीस हो, जितने भी खर्चे होते हैं वो आपको एज अ परसेंटेज 1.2% वो अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो आपको नजर आएगा। एचडीएफसी हाइब्रिड के केस में वहाँ पे भी 1.1% के आसपास है। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों फंड कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। एनएवी की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड अगर आप देखें तो 2 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है जब से ये फंड जो है वो चल रहा है। 263 रुपये के आसपास का आपको एनएवी यहाँ पे नजर आएगा। और जहाँ तक एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात है तो 91 रुपये 40 पैसे के आसपास का आपको यहाँ पे भी एनएवी नजर आएगा। दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे जब से इनकी शुरुआत हुई तो शायद 1 या 2 साल के आसपास का ही अंतर है जब इनकी शुरुआत हुई थी। ये शायद 2000 से पहले है, जिस वजह से आपको यहाँ पे हाइब्रिड वर्ड नहीं नजर आएगा, इक्विटी एंड डेट लिखा हुआ है। ये 2000 के बाद शुरू हुआ है एचडीएफसी का फंड, इस वजह से आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड इक्विटी फंड लिखा हुआ है। चूंकि इक्विटी और डेट का मिश्रण है उसी को हाइब्रिड हम बोलते हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी हाइब्रिड फंड ही है। 2000 से पहले हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में आपको अंतर नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों फंड्स हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, जिस वजह से आज हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा तीसरे पैमाने की ओर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों की जो स्थिति है, एग्जिट लोड और न्यूनतम एसआईपी। न्यूनतम एसआईपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, ज्यादातर जब हम म्यूचुअल फंड्स पे पैसा लगाते हैं तो जो निवेश सलाहकार हैं वो भी यही कहते हैं, राय आपको ये दी जाती है कि आपको एसआईपी के जरिए यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जब ठीक है, ये तो बोल दिया कि एसआईपी के जरिए निवेश करना है, लेकिन आपका भी तो एक बजट होगा कि आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं या आप लमसम भी निवेश करना चाहते हैं तो कितना पैसा आप हर महीने या एक मुश्त निकाल सकते हैं। क्या आप जितना पैसा लगाना चाहते हैं उतना ये आपको फंड अलाउ करता नहीं करता है? इस केस में तो है ही है, क्योंकि 100 रुपये के आसपास भैया अगर आप चाहें तो न्यूनतम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जहाँ तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात है। एचडीएफसी हाइब्रिड फंड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये से कम जो एसआईपी का अमाउंट है वो शुरू करना होगा। और लमसम यहाँ की यानी कि एक मुश्त निवेश की जहाँ तक बात है तो दोनों फंड्स की ओर से 5000 रुपये मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको कम से कम निवेश करना होगा। और एग्जिट लोड की जहाँ तक बात है, एग्जिट लोड यानी कि जब आप बेचते हैं यानी किसी फंड से निकलते हैं, अपना निवेश भुनाते हैं, तो आपको एग्जिट लोड कितना लगेगा? 1%। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना निवेश निकालते हैं या बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि इक्विटी में जो निवेश है वो लंबी अवधि के लिए अच्छा माना जाता है। और इक्विटी में अगर आप निवेश करते हैं तो अगर आप 12 महीने से ज़्यादा नहीं कि 1 साल से ज़्यादा अगर आप निवेश करते हैं तो वो लंबी अवधि में कंसिडर होता है। इसीलिए अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता है, जिस वजह से आपको 1% के आसपास का एग्जिट लोड देना होता है। दोनों फंड्स में ये भी आप देखेंगे आपको एक समान नजर आएगा। और अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं यानी कि 12 महीने से ज़्यादा आपका होल्डिंग पीरियड है, फिर आपको ये जो एग्जिट लोड है वो भी नहीं पे करना होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख के निवेश करना है कि जब आप किसी फंड में एंटर कर रहे हैं तो एग्जिट लोड कितना है, इसको भी आप जरूर देख के चलिए। चौथे पैमाने की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों जो फंड हाउसेस हैं, ये दोनों स्कीम्स जो हैं, उनका आकार कितना बड़ा है। वो आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने
एसेट्स ये दोनों फंड हाउसेस मैनेज करते हैं उससे आपको पता चलेगा। 21,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो एयूएम है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का आपको नजर आएगा, और करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड है उसका आपको आकार नजर आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कितनी फॉलोइंग है, कितना बड़ा इन्वेस्टर पूल है, जितना पैसा कितने निवेशकों का इस इक्विटी स्कीम में लगा हुआ है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फंड का परफॉर्मेंस किस तरह का है या कितनी फॉलोइंग है, क्या आपको इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ही छोटा आकार है, बहुत ज़्यादा इसका एयूएम नहीं है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से सतर्क हो जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिस वजह से शायद इन दोनों फंड्स में पैसा नहीं आया है। तो आपको एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन वहां से भी मिल जाता है, जो साइज है, जो आकार है इन दोनों फंड्स का, उससे भी कहीं ना कहीं समझ लगती है कि आखिरकार क्यों ज्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित नहीं है। इससे भी आपको पढ़ने का या रिसर्च करने का एक टॉपिक मिल जाता है कि क्यों ज़्यादा लोग इससे दूर हैं। हाँ, ये साइज़ अगर ठीक ठाक है तो उससे आपको एक कंफर्ट आता है कि हाँ, ज़्यादातर लोग इसमें निवेशित हैं, आप भी अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने पैसा लगाया है, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, तो ही आप भी अपना पैसा लगाइए, और इस उम्मीद में कि आपके भी जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य हैं उसकी ओर आपको लेके जाएंगे। तो ये आपको एयूएम्स पता लगे कि कितना साइज़ है इन दोनों फंड्स का। अब जरा इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं, अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स की ओर कौन सा है। देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो हम अमूमन देखते हैं कि कोई निफ्टी, कोई बीएसई, इनके जो इंडेक्स होते हैं उस पर ज़्यादातर जो फंड हाउसेस हैं वो अपना जो बेंचमार्क है वो सेट करते हैं। इनफैक्ट आप एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात करें तो आपको ये नज़र आएगा अभी कि निफ्टी 50 जो हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेट 65:35 इंडेक्स है उसको ये फॉलो करते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जहाँ तक बात है, और ये अभी ऑफलेट यानी कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है कि जो फंड मैनेजर्स हैं निफ्टी या बीएसई की बजाय कुछ और भी जो नए नए इंडेक्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के केस में अगर आप देखेंगे तो क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो उसको ये फॉलो करते हैं। अब ये अग्रेसिव वर्ड क्यों आया यहाँ पे? अग्रेसिव इसलिए है, देखिए, जब भी किसी भी फंड में इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, खासतौर पे 50% से अगर ज़्यादा निवेश अगर आप इक्विटी में होता है किसी फंड का, तो उसे आप अग्रेसिव की कैटेगरी में डालते हैं। अग्रेसिव इसलिए होता है, आक्रामक इसलिए होता है क्योंकि जब भी इक्विटी में पैसा जाता है, आपका एलोकेशन जाता है, तो वहाँ पे जोखिम ज़्यादा होता है, रिस्क का कंपोनेंट है वो इक्विटी के आने के साथ साथ बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको अग्रेसिव बोला जाता है। और जब भी इक्विटी आता है तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए कि आपका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, यानी कि जो जोखिम है उसकी जो मात्रा है, जो आपको जोखिम सहना पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है जब आप इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा लेके चल रहे हैं जिस फंड का आप चुनाव कर रहे हैं। इन दोनों फंड्स की जहाँ तक बात है तो 35% यहाँ पे आप देखेंगे डेट में है, 65% इक्विटी में है, और वैसा ही आपको एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के केस में भी नजर आएगा कि 65% एलोकेशन जो है वो इक्विटी में जाता हुआ दिख रहा है, और 35% अगर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं डेट में जाता हुआ दिख रहा है। डेट इसलिए है ताकि इक्विटी का पोर्शन कम होगा तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप पूरा पैसा 100% पैसा ही इक्विटी में डाल देंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि बाजार की जो वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव अगर होता है तो आपके पोर्टफोलियो, आपके एनएवी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें किस तरह का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो उसको कम करने के लिए ही डेट का जो पोर्शन है वो लाया जाता है, जिस वजह से हाइब्रिड फंड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जो रेशो है इसको भी आपको देख के चलना है, क्योंकि जो 35% है वही आपको जो रेगुलर इनकम है, जो हमने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि एक पोर्शन था कैपिटल एप्रिसिएशन का जो शायद आपको इक्विटी से आएगा, और जो रेगुलर इनकम की बात है वो आपको 35% यानी कि जो डेट का एलोकेशन है वहीं से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि डेट में कभी भी आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी बॉन्ड्स में अगर एलोकेशन जा रहा हो तो उस केस में तो आपका जो रिस्क है वो लगभग ना के बराबर होता है, वर्चुअली जीरो रिस्क होता है। तो वहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहती है, और 65% जो पोर्शन इक्विटी का है वहां से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन आता रहता है। तो उस लिहाज से एक फिक्स्ड इनकम आ गई आपकी, वहां पे आपको जोखिम भी कम है, और दूसरा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि आपका जो रिटर्न की गुंजाइश है वो भी साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसका फायदा ये होता है, इस एलोकेशन को समझना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अपना रिस्क और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं उसके बारे में भी अंदाजा लग जाता है। अब जरा चलते हैं छठे पैरामीटर की ओर। आपने पूरा ही समझ लिया कि कितना एलोकेशन आपका किस तरह कौन से एसेट क्लास में जाता है वो दिखेगा। अब जरा ये देखिए कि इनके फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी फंड, वैसे तो आप देखें तो किसी भी जब आप स्कीम को पढ़ेंगे तो आपको किसी केस में 4, किसी में 6, किसी में 8 जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। जिस फंड मैनेजर का
ज़्यादा रोल होता है वही नाम आपको सामने नजर आ रहा है। हम 7-8 नाम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात है तो यहाँ पे शंकरन नरेन ये इनके फंड मैनेजर हैं। और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की अगर आप बात करें तो चिराग सेतलवड ये इनके फंड मैनेजर है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है देखना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका जो फंड मैनेजर है उसका जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, किस तरह के स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं, किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाते हैं, कितनी जल्दी वो चर्न करते हैं, कितने एक्टिव हैं वो, कितना फ्रीक्वेंटली वो चेंजेस कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहे। पास्ट परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि जब जब बाजार में मान लीजिए गिरावट आई हो, या डेट फंड्स के केसेस में अगर आप देखें तो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, या ऊपर का साइकिल चल रहा हो, या ब्याज दरें नीचे आ रही हो, उस केस में इन फंड मैनेजर्स ने किस तरह के डिसीजन लिए हैं और पहले जिन फंड्स को इन्होंने मैनेज किया है वहां पे किस तरह के रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर आपको इस चीज़ का अंदाजा लग जाता है या इतनी रिसर्च अगर आप कर पाते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे अगर कोई भी बाजार में अगर उठापटक आती है या जो ब्याज दरों में जो साइकिल अगर बदलाव होता है, उस केस में मेरा फंड मैनेजर किस तरह के डिसीजन ले सकता है, उससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। इसीलिए अपने फंड मैनेजर को, उसके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को जानना, समझना, परखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका एक अंदाजा लगाने के लिए हम आपके सामने ये टॉप जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं जब भी हम म्यूचुअल फंड मुकाबला करते हैं। देखिए, जहाँ तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात है तो एनटीपीसी में करीब 8% के आसपास का एक एक्सपोजर है, आईसीआईसीआई बैंक में करीब 7.25%, भारतीय एयरटेल में 6.25%, ओएनजीसी में 5-5.5% के आसपास, और 4.5% के आसपास आप देखेंगे इन्फोसिस में इनका एक्सपोजर है। यानी कि जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सारे ही नाम आपको लार्ज कैप नजर आएंगे। लार्ज कैप्स में जो एक्सपोजर है आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का, वो आपको ज़्यादा नजर आएगा। और ज़्यादा आपका जो फंड मैनेजर है वो इसी चीज़ की ओर फोकस्ड है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, दिग्गज स्टॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। इसी तरह अगर आप एचडीएफसी के केस में भी देखेंगे तो ऐसे ही नाम आप वहाँ पे भी नजर आएंगे। आपको बैंक्स का जो प्रपोर्शन है आपको ज़्यादा नजर आएगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये टॉप 5 जो होल्डिंग्स हैं उसमें आपको ये 3 बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंक्स नजर आएंगे। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको 4.5% का एक्सपोजर नजर आएगा। इन्फोसिस में भी 4-4.25% के आसपास की होल्डिंग आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। लेकिन एक जो बदलाव या अंतर आपको इन दोनों फंड्स के, जो दोनों फंड मैनेजर्स हैं उनकी होल्डिंग्स में नजर आएगा, वो ये है कि एनटीपीसी के केस में आप देखिए 8% की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक के केस में आप देखेंगे जो टॉप होल्डिंग है वो 7% से कम है। यानी कि किसी एक स्टॉक में, किसी बड़े दिग्गज स्टॉक में 7% से कम एक्सपोजर है। कोई भी स्टॉक में आप देखेंगे 7% से ज़्यादा निवेश नहीं किया जा रहा है। जबकि एनटीपीसी आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे 7% से ज़्यादा, और एक स्टॉक एनटीपीसी तो ऐसा है जहाँ पे 8% से ज़्यादा एलोकेशन तो किसी एक स्टॉक में भी है। यानी कि आपका जो फंड मैनेजर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के केस में देखेंगे तो ज़्यादा उनका झुकाव जो है वो लार्ज कैप्स के केस में है, यानी कि जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनकी और जो इनका फोकस है वो आपको ज़्यादा नजर आएगा बनस्पत इसके जो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, किस तरह का एक्सपोजर आपका फंड मैनेजर लगा, किस स्टॉक्स में पैसा लगाया जाएगा, क्या आप भी इन्हीं ऐसे ही स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते थे जो एक साथ नहीं लगा पा रहे थे, जो आपके बिहाफ पे फिर आपका फंड मैनेजर करेगा, उससे अगर आपका व्यू मैच करता है फिर आप उस फंड का चुनाव कर सकते हैं। इससे आपको इस चीज का अंदाजा लगता है। अब जरा 7वें पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों फंड्स के रिटर्न्स किस तरह के रहे हैं, यानी कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है इन दोनों फंड्स का वो किस तरह का देखने को मिला है। 3 साल की अवधि में अगर आप देखें, क्योंकि इक्विटी की यहाँ पे बात है और डेट के केस में भी लॉन्ग टर्म तभी माना जाता है जब कम से कम 3 साल का निवेश होता है, इसलिए हमने आपको 3, 5 और 10 साल के रिटर्न दिखाने की कोशिश करी है। और 30% का रिटर्न आप देखिए, ये सालाना रिटर्न है जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। 30% का रिटर्न आप देखिए पिछले 3 साल से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने दिए हैं। ये आंकड़े जो हैं 10 अप्रैल तक के हैं। 5 साल की जहां तक बात है तो करीब 14.5% के आसपास, और 10 साल में अगर आप देखेंगे 17%, 17.25% के आसपास का जो रिटर्न है वो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने दिया है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की भी अगर आप बात करें तो आप बहुत पीछे नहीं है, थोड़ा सा आपको नंबर्स कम नजर आएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बनस्पत, लेकिन फिर भी करीब 26% 3 साल में, 5 साल में 11.25% सालाना रिटर्न और 16% का सालाना रिटर्न 10 साल के नजरिए से अगर आप देखेंगे इस फंड ने भी डिलीवर किया है। तो बहुत ही कड़ा मुकाबला है। आप देखिए दोनों हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी और डेट में पैसा लगाते हैं। 65% एलोकेशन इक्विटी में है, 35% एलोकेशन डेट में जाता है। रिटर्न के केसेस में भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपको नेक टू नेक नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 बहुत ही बेहतरीन फंड्स हैं। अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी में देखें नेक टू नेक मुकाबला है, अच्छे फंड्स हैं, लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और रिटर्न के मामले में देखिए बहुत शानदार रिटर्न इन्होंने डिलीवर किए हैं। खासकर अगर आप 10 साल यानी कि जो
अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 17% के रिटर्न, सालाना रिटर्न हर साल अगर आप देखेंगे 10 साल से अगर ये इतने रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, उनकी स्टॉक सिलेक्शन या जिस इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाते हैं कितना बेहतरीन होगा कि पिछले 10 साल से भी आप देखें हर साल आपको 16-17% के आसपास के रिटर्न्स ये डिलीवर करके दे रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रिटर्न्स तो देख लिए लेकिन जोखिम भी देख लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो रिवॉर्ड आपने देख लिया कि पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में किस तरह का इन्होंने डिलीवर किया है, लेकिन जोखिम क्या है, रिस्क कितना है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब भी आपके किसी फंड में इक्विटी का एलोकेशन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क पोर्शन है, जो रिस्क प्रपोर्शन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए आप जब भी देखें कोई भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो साथ में आपको डिस्क्लेमर नजर आएगा कि ज़्यादा रिस्क वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। आपका जो वित्तीय सलाहकार है वो भी आपको यही कहेगा कि जब आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, 65% पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है तो आपका जोखिम ज़्यादा है, वो आपको सहना आना चाहिए, यानी कि आप ज़्यादा जोखिम के लिए तैयार हो जाइए। इसी चीज़ का अंदाजा जिस वजह से आपके सामने ये रिस्कोमीटर या तो फिर जो जोखिम है वो रखा जाता है। तो ये कुछ 8 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने जो 2 तगड़े कहा जाए हाइब्रिड इक्विटी फंड्स जो हैं वो हमने कंपेयर करने की कोशिश करी है। लेकिन इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का फैसला वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक्सपर्ट की मदद लगेगी। हमारे साथ प्रबलीन जी मौजूद ही हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो नेक टू नेक चल रहे हैं, दोनों फंड्स जो कि बेहतरीन फंड्स हैं, दोनों अगर हाइब्रिड कैटेगरी में देखें तो इनका विजेता कौन हो सकता है। प्रबलीन जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। दोनों फंड्स में आपने देखा कि बहुत सारी कैटेगरीज हमने डिस्कस करी हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर किया है, रिटर्न्स किस तरह के रहे हैं। आपके हिसाब से मुकाबला बहुत ही कड़ा है, नेक टू नेक है, आप किसके साथ जाना चाहेंगी, क्या कहेंगी? क्या आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ जाना चाहेंगी या फिर एचडीएफसी हाइब्रिड के साथ? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट चॉइस है। दोनों बहुत क्रेडिबल फंड हाउसेस की ऑफरिंग्स हैं और अगर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे देखें तो एब्सोल्युटली नेक टू नेक चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टर डिसाइड कर रहे हैं तो बिफोर कि इन दोनों में से कौन सा चुने या कौन सा बेहतर है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि उनके खुद के पोर्टफोलियो के लिए क्या बेटर है। सबसे पहली बात कि अगर किसी निवेशक के लेट्स से पोर्टफोलियो में 2 स्कीम्स ऑलरेडी आईसीआईसीआई फंड हाउस से लेट्स से एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं या किसी के पास एचडीएफसी की ऑलरेडी एक्टिव मैनेज स्कीम्स हैं, तो मैं सजेशन दूंगी कि वहां पे थोड़ा एएमसी की डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप दूसरे फंड को चुन लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एचडीएफसी की है तो आप आईसीआईसीआई चुन लीजिए यहाँ पे, और अगर आईसीआईसीआई है तो आप एचडीएफसी चुन सकते हैं। और जिनके पास ऐसा कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स नहीं है दोनों फंड हाउसेस के लिए, उनके लिए मेरे ख्याल से मेरा स्लाइट प्रेफरेंस जो होगा वो आईसीआईसीआई के लिए होगा फॉर 3 सिंपल रीजंस। आई थिंक जो इनका अपसाइड कैप्चर रेशियो है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है आईसीआईसीआई का, मेरी स्टडी के हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है। सेकेंडली आई थिंक फ्रॉम एन एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू अगेन, अगर हम रिटर्न्स को देखें तो आईसीआईसीआई वुड बी स्लाइटली बेटर। एंड ज्यादातर हम हाइब्रिड कैटेगरी में तब अपना पैसा लगाते हैं जब हम थोड़ा अपना रिस्क कम रखना चाहते हैं। एंड बिटवीन द 2 फंड्स जो मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन है वो हमारे पास एचडीएफसी में स्लाइटली ज्यादा है, तो यानी कि वहां पे माइल्डली हमारा रिस्क भी बढ़ता है। क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो ज्यादा एक कंजर्वेटिव एलोकेशन लेने का है, so I would prefer ICICI for these simple reasons. बाकी अगर कोई निवेशक दूसरे में भी लगाना चाहते हैं, I think it's a very close call। और हम पिछली परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि आगे का हमेशा नहीं बोल सकते, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस दोनों फंड्स के लिए रेप्लिकेट हो फ्यूचर में। लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो प्रबलीन जी ने ये तो साफ ही कह दिया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के जो रिटर्न्स हैं, जैसा हमने देखा भी है कि वो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के मुकाबले ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी जैसा हमने स्टॉक होल्डिंग्स के केस में भी देखा था कि आईसीआईसीआई का जो झुकाव है वो ज़्यादातर लार्ज कैप्स की तरफ है, दिग्गजों की तरफ है। और मैम भी अभी बता ही रही थी कि जो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड है उनका
छोटे मझोले स्टॉक्स यानी कि जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पे जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जब आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो जोखिम है और बढ़ जाता है। वैसे भी अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो जोखिम ज़्यादा होता है, और उसमें भी अगर आप दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझोले स्टॉक्स में अगर एलोकेशन ज़्यादा है आपके फंड का तो वहाँ पे जोखिम ज़्यादा होता है। आप डेट में निवेश इसीलिए करते हैं कि आपका जो जोखिम है वो कम हो जाए। आप रिस्क अवर्स हैं या तो फिर मॉडरेट रिस्क वाले हैं, ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आप डेट में एलोकेशन करते हैं इक्विटी के साथ साथ। और उसमें भी अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन ज़्यादा होगा तो रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन रिटर्न्स भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो दो ऐसे मेन की पैरामीटर्स हैं जो कि हमें प्रबलीन मैम ने बताए हैं, जिस वजह से एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के मुकाबले जो आईसीआईसी का फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो इक्विटी एंड डेट फंड है वो ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? डिस्क्लोजर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यस, कि जो आई थिंक ये दोनों फंड्स हैं इनका जो डिसीजन मेकिंग है, आई थिंक हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, जो अपनी ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टर्स खुद करें, एंड इट इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। यही मैं बोलना चाहूंगी, अपना खुद का रिसर्च जरूर करें बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए, तो खुद का जो रिसर्च है वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत ही अहम बात है जो कि हमें प्रबलीन मैम ने बताई है। प्रबलीन मैम ना, आप आज हमारे साथ जुड़ी, अपना समय आपने निकाला मनी नाइन के लिए, अपना समय देने के लिए, और दोनों फंड्स के बारे में इतनी सटीक जानकारी बहुत ही आसान भाषा में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, तो नतीजा आपके सामने एक बार फिर से रख देते हैं। जो हमने सारे पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी प्रबलीन वाजपेयी जी से बातचीत हुई है उसके बेसिस पे नतीजा इस बात पर पहुंचा है, फैसला ये आया है कि इक्विटी और डेट दोनों में अगर आप एक साथ निवेश करते हैं, दोनों में एक साथ निवेश इसलिए किया जाता है ताकि आपका जोखिम कम हो जाए। अगर आपका वो नजरिया है, आप एक मॉडरेट यानी कि कम रिस्क लेके चलने वाले इन्वेस्टर हैं, तो उस केस में आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हालांकि प्रबलीन मैम ने ये भी एक बात कही थी कि अगर आपके पास पहले से ही एचडीएफसी के दो फंड्स मौजूद हैं तो आप चाहें तो आईसीआईसी में निवेश कर सकते हैं, और आपके पास आईसीआईसी के पहले से ही दो फंड आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं तो उस केस में अगर आप चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी का फंड चुनाव कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से भी और जिस तरह का एलोकेशन यानी कि जिस तरह का जोखिम है इन दोनों फंड्स का, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के कंपैरिजन में आईसीआईसी का जो फंड है वो प्रबलीन मैम को ज़्यादा पसंद है। इसलिए अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल हाइब्रिड एंड डेट एंड इक्विटी फंड्स में ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, वहाँ पे आपको निवेश करके चलना चाहिए। यही आज का फैसला है। तो कुल मिला के देखा जाए, जो डेट फंड्स के नियमों में बदलाव हुए हैं उसके बाद अगर आप हाइब्रिड फंड्स की तलाश में हैं तो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये जो फंड है डेट एंड इक्विटी फंड उसमें निवेश करना चाहिए। इसी के साथ म्यूचुअल फंड मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च के जरिए आपको डेट में एक्सपोजर वाले फंड के बेहतर विकल्प का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे म्यूचुअल फंड मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और कैटेगरी के दो मजबूत फंड्स के बीच मुकाबले के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी नाइन। नमस्कार।